हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायग्राम। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, मतलब मैं कहूँ तो लगभग 70-80 डायग्राम्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर तुम उन सारे डायग्राम को अच्छे से समझ लो और हर एक क्वेश्चन के अंदर या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर जब आप डायग्राम बनाओगे और उसे एक्सप्लेन करोगे ना, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। क्योंकि आप डायग्राम बनाते हो, सबसे पहली चीज़ आप पेंसिल से डायग्राम बनाना। साइज उसका क्लास अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, एक एवरेज साइज का, एक मिडिल साइज का होना चाहिए। और एक एक डायग्राम को क्लास आप एक्सप्लेन करके अपने आंसर्स को लॉन्ग कर सकते हो। इवन डायग्राम भी लगभग क्लास 20 to 25% पेज जो है वो घेर लेता है। तो आप राइट साइड डायग्राम बनाओ, लेफ्ट साइड एक्सप्लेनेशन दो, आंसर बिल्कुल टॉप नॉच बनेगा। तो आज मैं वन शॉट के अंदर आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी मैक्सिमम डायग्राम हो सकते हैं वो सारे बताऊंगा, सारे समझाऊंगा। और क्लास सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा नहीं, आपको क्लास अच्छे से समझा भी दूंगा, इसका रिलेशनशिप वगैरह। यकीन मानो आज की इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी माइक्रो का वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। बट अगर अच्छी लगे, मजा आए, कंप्लीट रिवीजन हो जाए एंड तक, तो एक एक बच्चे तक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। सबसे पहला जो डायग्राम आता है वो होता है क्लास पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्लास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे गुड्स एक्स, यहाँ गुड्स वाई, और ये है क्लास पीपीसी यानी कि कॉनकेव टू द ओरिजिन। इसका जो डायग्राम है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन है। और ये है क्लास सारे के सारे कॉम्बिनेशन। और इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो वो शो करता है कि रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन है। और इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वो शो करता है क्लास रिसोर्सेज अनअटेनेबल है। अगर पीपीसी पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाए, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। जब भी रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और इस तरीके से अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन अगर किसी एक गुड्स की रिसोर्सेज में चेंज आए, लाइक सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है, एक्स का इंक्रीज हो रहा है, एक्स का डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन। उसी तरीके से अगर ऊपर इस तरीके से आ जाए तो अपवर्ड रोटेशन, और नीचे आ जाए तो डाउनवर्ड रोटेशन। रोटेशन तब होता है जब एक ही कमोडिटी में चेंज आता है, शिफ्ट कब होता है जब दोनों कमोडिटी में चेंज आता है। ये है क्लास पीपीसी का पूरा डायग्राम। अब बात करें क्लास एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही डिसाइड करता है कि पीपीसी का शेप कैसा रहेगा। अगर एमओसी इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी का शेप बनेगा कॉनकेव। और अगर एमओसी कांस्टेंट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आप लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी कहते हो, अगर ये कांस्टेंट है तो पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन। तो कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? यस, पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एमओसी इज कांस्टेंट। अगर एमओसी डिक्रीज करने लगेगा तो पीपीसी जो बनेगा क्लास वो बनेगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये है क्लास कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, ये बनेगा क्लास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन अगर एमओसी डिक्रीज है। ये तीनों डायग्राम ध्यान रखना, ये तीनों डायग्राम बेस करता है क्लास, डिपेंड करता है एमओसी के ऊपर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये है क्लास एक्स एक्सिस, यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम, ये आएगा टी यू और एम यू। और यहाँ पे क्लास टी यू जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पे एम यू जीरो, टी यू इंक्रीज एम यू पॉजिटिव, टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो, टी यू फॉल्स एम यू नेगेटिव। जहाँ पे टी यू मैक्सिमम उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे एम यू जीरो होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ये है लॉ ऑफ डी एम यू का डायग्राम। हमेशा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटता हुआ बनेगा, हमेशा घटेगा जीरो, और फिर क्लास क्या हो जाएगा? माइनस। ये डी एम। इसी तरह से रिलेशनशिप लिख सकते हो क्लास, जब भी रिलेशनशिप पूछा जाए, किसी भी कभी रिलेशनशिप पूछा जाए, डायग्राम जरूर बनाना, एक आइडेंटिकल साइज का डायग्राम। यहाँ डायग्राम, यहाँ 3 पॉइंट एक्सप्लेन, इंक्रीज पॉजिटिव, मैक्सिमम जीरो, डिक्रीज नेगेटिव। एग्जामिनेशन में हमेशा जब भी आप एक्सप्लेनेशन करोगे तो फुल नाम लिखना, टी यू एम यूनिट, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इस तरीके से लिखोगे। इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आता है जब एम यू एक्स पी एक्स के बराबर होता है सिंगल कमोडिटी केस में। तो ये रहा क्लास एम यू एक्स, ठीक है, और ये है क्लास पी एक्स। जब एम यू एक्स और पी एक्स आपस में बराबर होगा, पॉइंट आता है क्लास इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो पॉइंट है क्लास, यहाँ पे एम यू जो है वो ज़्यादा है, पी एक्स कम है, इसे बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। डबल कमोडिटी केस में एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये जो पॉइंट आ गया क्लास को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये हो गया क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी केस में कब आता है? एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, ये आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट। दोनों सारे डायग्राम ए टू जेड, एक भी नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट डायग्राम आज कराऊंगा रिवीजन, एंड तक टिके रहना। इंडिफरेंस कर्व, अगर मैं इंडिफरेंस कर्व की बात करूं, इसका शेप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ए, गुड्स एक्स गुड्स वाई, ये दो कॉम्बिनेशन है। और ये है क्लास आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप, उसको एम आर एस बोलते हैं। पीपीसी का जो स्लोप था ना,
पीपीसी का जो स्लोप था उसको एमओसी बोलते हैं। जो पीपीसी का स्लोप होता है ना उसको बोलते हैं एमओसी, और इसको बोलते हैं क्लास एमआरएस। ये इंडिफरेंस कर्व आईसी का जो स्लोप होता है, ये आईसी का डायग्राम है। नेक्स्ट है क्लास फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोग इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ऐसे कई सारे आईसी बनाते चले जाओगे क्लास इन्फिनिटी तक, तो इसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इंडिफरेंस कर्व के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत करना, जरूर एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि जो फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंस है, आप बताओ इंडिफरेंस कर्व के। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, इसको रिवर्स प्रूफ करना होता है। उसका डायग्राम ये है, ठीक है। रिवर्स आपको प्रूफ करना होता है, मतलब आपने काट के दिखाया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका क्लास आप रिवर्स प्रूफ करोगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी अप्रोच, अंडर आईसी अप्रोच कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम आता है जब ये बजट लाइन, ध्यान रखना ये है क्लास बजट लाइन, ए बी इज द बजट लाइन। जब ये बजट लाइन किसी आईसी से टेंजेंट बन के पास होता है ना, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे एक आईसी, दो आईसी, तीन आईसी, चार बना सकते हो, लेकिन जहाँ पे सेकंड पॉइंट पे टेंजेंट बन के पास, टेंजेंट समझते हो ना, ऐसे छूके एक पॉइंट निकलता है, तो ये देखो इस कर्व के टेंजेंट यहाँ से एक छूके निकल रहा है पॉइंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना, पेपर में बहुत आता है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बजट लाइन की बात करें, ये है क्लास बजट लाइन जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका बजट कितना है, इसे प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ये क्लास बजट लाइन है, इसके अंदर का सारा अटेनेबल या फिजिबल है, आप खरीद सकते हो। उसके बाहर का सारा क्या है क्लास, नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल, जो आप नहीं खरीद सकते। बजट लाइन में शिफ्ट है, अगर आपका बजट बढ़ जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, बजट घट जाता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बजट बढ़ेगा तो सामान ज़्यादा खरीदोगे, राइटवर्ड शिफ्ट। बजट घटेगा, सामान कम खरीदोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इवन ये प्राइस की वजह से भी होता है, दोनों गुड्स का प्राइस अगर कम हो गया तो बजट बढ़ जाएगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट। दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारा बजट कम हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर एक कमोडिटी में चेंज आता है, अगर एक कमोडिटी मान लो ये वाई है और ये एक्स है, सिर्फ वाई कांस्टेंट है, एक्स का क्लास बढ़ रहा है, बजट घट रहा है, इसको राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन बोलते हैं। लाइक अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया तो ये पीछे आ जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन। एक्स सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो ये राइटवर्ड रोटेशन। एक कमोडिटी में चेंज आता है रोटेशन, दोनों में चेंज आता है शिफ्ट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन बना लो ऐसे, या कर्व बना लो, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और ये प्राइस और डिमांड के इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है कि प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट, इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटेगा तो मेन गुड्स की डिमांड घट जाएगी, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आप चाहो तो इसे कर्व में या स्ट्रेट लाइन में जैसा आपका मन करे बना सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं, पेट्रोल, कार, पेन, इंक, मोबाइल, सिम, एसी, स्टेबलाइजर, ब्रेड, बटर, टी, मिल्क, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड्स की डिमांड पीछे हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ये पीछे आएगा, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ये आगे जाएगा, इसको राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, गाड़ी ज़्यादा बिकेंगी, गाड़ी की डिमांड राइट शिफ्ट। पेट्रोल महंगा होगा, गाड़ी कम बिकेंगी, डिमांड लेफ्ट शिफ्ट। इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीन तरह के गुड्स होते हैं क्लास। सबसे पहला नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दूसरा नॉर्मल, तीसरा इंफीरियर। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जरूरी है, मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। दूसरा होगा क्लास आपका इंफीरियर गुड, घटिया क्वालिटी गुड्स, चीप क्वालिटी के गुड्स। और अगला हो गया सुपीरियर या फिर इसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स। तो जो नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, इनकम बढ़ता चला जाएगा, डिमांड ज़्यादा करते चले जाएंगे। लेकिन इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम बढ़ेगा, डिमांड कम करेंगे, महंगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया सामान कम खरीदेंगे, इनकम घटेगा तो हम लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, इसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अगर बात करें चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंफीरियर गुड्स के केस में, तो इंफीरियर गुड्स में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स कम खरीदोगे, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर आपकी इनकम घटेगी तो मजबूरी है, इंफीरियर ही ज़्यादा खरीदोगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट। डिमांड जब भी इंक्रीज होता है राइटवर्ड शिफ्ट, डिमांड जब भी डिक्रीज होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगला है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स यानी लग्जरियस गुड्स, महंगी महंगी चीज़ें, ठीक है, लग्जरियस ब्रांडेड आइटम्स। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ये ज़्यादा खरीदोगे, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपकी इनकम घटेगी तो आप ये कम खरीदोगे, तो ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यानी कि इनकम के बढ़ने घटने से इनकम बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड घटेगी। और क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कौन से गुड्स की बात कर रहा है, नॉर्मल गुड्स की। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, नॉर्मल गुड्स मान के बोलेंगे आंसर बढ़ेगा, राइट। अगला है क्लास इंडिविजुअल डिमांड।
ये ए की डिमांड है, ये बी की डिमांड है, ये सी की डिमांड है। अगर मैं तीनों की डिमांड को जोड़ दूंगा थोड़ा सा फ्लैटर बन जाएगा क्लास ए प्लस बी प्लस सी की डिमांड। ध्यान रखना ये मार्केट डिमांड है, ये फ्लैटर होता है, थोड़ा फ्लैटर। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टिपर। ये देखो तुरंत क्विकली नीचे आता है, क्विकली नीचे आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे दूर तक जाएगा। तो ये मार्केट डिमांड कर्व का डायग्राम है और ये सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व के डायग्राम। अब देखो अगर कभी भी खुद का प्राइस बढ़ेगा, किसी भी सामान के खुद का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ओन प्राइस का अगर ओन कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं। एरो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व, ऊपर की तरफ। अगर खुद का प्राइस सस्ता हो गया, इस पेन का प्राइस कम हो गया, इस पेन की डिमांड बढ़ेगी, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। अगर इस पेन का प्राइस कम हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोलेंगे। इंक्रीज इन डिमांड तभी बोलते हैं जब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ता है, जब किसी और कारण की वजह से, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, टेस्ट, है ना, इनकम, इन सब की वजह से डिमांड बढ़ेगा तो इंक्रीज इन डिमांड। खुद का प्राइस सस्ता हो गया तो डिमांड बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता, यहाँ मूवमेंट होता है। यहाँ प्राइस घट रहा है इसीलिए डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है इसलिए अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विथ सेम डिमांड कर्व। अब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो ये है ई डी इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस कितना भी ऊपर कितना भी नीचे डिमांड सेम। ये उल्टा है, प्राइस सेम तब भी डिमांड चेंज हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक का। अगर ये बिल्कुल बीचों बीच है, ई डी इक्वल टू वन, ध्यान रखना क्लास, अगर मैं इसको कर्व में बनाता तो ये ई डी वन का डायग्राम है, इसको बोलते हैं when ed is equal to 1, when ed is equal to 1, the shape of ed is rectangular hyperbola। मैं सिर्फ डायग्राम नहीं दिखा रहा, जो भी उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो भी समझा रहा हूँ, ठीक है, एंड तक देखना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये लेस देन यूनिटरी है क्लास, तो नीचे है ईडी लेस देन यूनिटरी, प्राइस में बहुत चेंज आएगा, डिमांड में थोड़ा चेंज आएगा। मोर देन यूनिटरी, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, तो मोर देन यूनिटरी। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये हो गया जीरो, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया क्लास वन, नीचे लेस देन, ऊपर मोर देन वन। ये है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 के 5 डिग्री। इसमें एक एक्सपेंडिचर मेथड है, वो भी आपसे पूछ लेता है। ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ये प्राइस, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर, यही गलती मत कर देना है, क्वांटिटी नहीं टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ईडी लेस देन वन, जहाँ पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता तो उसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू वन, यानी कि क्लास नो चेंज, नो रिलेशनशिप। तो प्राइस चाहे बढ़े घटे, ईडी कॉन्स्टेंट, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो ईडी इक्वल टू वन। प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर घटेगा, तो अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो ईडी क्या है क्लास, आएगा मोर देन वन, और ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट है क्लास लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। उसके अंदर क्या बनाते हो आप, टीपी, टीयू जैसा, फिर क्लास ये बढ़ के घटेगा एमपी, फिर ये एपी। आप ध्यान रखना, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, टीपी इंक्रीज एमपी पॉजिटिव, टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो, टीपी फॉल्स एमपी नेगेटिव। अगर मैं एपी और एमपी के रिलेशनशिप की बात करूँ तो अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एमपी जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ से एक लाइन खींचो, ये स्टेज वन है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे टीपी और एमपी दोनों बढ़ता है, ध्यान रखना, टीपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस। जहाँ पे एमपी जीरो है वहाँ से लेकर यहाँ तक आता है स्टेज टू, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे टीपी जो है क्लास बढ़ रहा है, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में भी टीपी बढ़ता है। ध्यान रखना, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में भी क्या होता है, टीपी वहाँ बढ़ता है, राइट, बट एमपी फॉल्स। और यहाँ पे टीपी पहली बार घटेगा और एमपी नेगेटिव जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 फेसेस या 3 स्टेजेस हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, साथ में डायग्राम भी है। एपी और एमपी का रिलेशनशिप, एमपी इंक्रीज होगा तो एपी भी इंक्रीज होगा, दोनों भाई भाई हैं, एमपी घटेगा एपी घटेगा। लेकिन जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो बड़ा एमपी है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो बड़ा एपी है। और जहाँ पे एपी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे एपी मैक्सिमम है, वहाँ पे क्लास एपी एमपी को कट करेगा, यानी एपी एमपी दोनों बराबर होंगे। बोथ इंक्रीज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, बोथ डिक्रीज एपी इज ग्रेटर देन एमपी, और एपी कट्स एमपी व्हेन इट इज मैक्सिमम, हियर एपी एंड एमपी इक्वल रहेगा। ये बीच वाला एक ऐसा पोर्शन है, दोनों भाई भाई तो हैं, दोनों बढ़ रहे हैं देखो साथ, दोनों घट रहे हैं साथ, लेकिन ये बीच का ऐसा पोर्शन है जहाँ पे एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, ये जो बीच का पोर्शन है, यह ध्यान रखना, यहाँ से ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता है। अब आते हैं क्लास कॉस्ट चैप्टर पे। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डायग्राम है वो जीरो से शुरू होता है, बिकॉज टीवीसी कैन बी जीरो, और ये इनवर्स एस शेप होता है। टीएफसी फिक्स है, क्लास प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, ज़्यादा करो कम करो, फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स रहता है, लाइक रेंट। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये टीवीसी,
ये टीसी, और द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज टीएफसी, और टीएफसी क्या है क्लास, कांस्टेंट है। टीसी कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही टीएफसी कभी जीरो हो सकता है, ओनली टीवीसी कैन बी जीरो। और एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट जो टीसी है वही क्या है क्लास, टीएफसी, यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीएफसी और टीसी दोनों बराबर रहते हैं। सिमिलरली एसी इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, एबीसी की बात करें पहले घटेगा फिर बढ़ेगा यानी कि यू शेप। एएफसी की बात करें वो हमेशा घटेगा बट कभी जीरो नहीं होगा, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पूरे सिलेबस में दो ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्लास, एएफसी और ईडी इक्वल टू 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इसके जितने भी रेक्टेंगल इसके अंदर बनेंगे सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं एसी प्लस एएफसी प्लस एबीसी को जोड़ूं, ये आ गया एएफसी, ये आ गया एबीसी, ये आ गया एसी। दोनों दिख रहे हैं कि पास जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, बट कभी ये आपस में मिलेंगे नहीं। एसी कैन नेवर इंटरसेक्ट एबीसी, और एएफसी कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज अगर एक्सिस को टच करेगा तो एएफसी जीरो हो जाएगा, और एएफसी जीरो तो टीएफसी जीरो, और टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। और एएफसी एसी का जो शेप है वो भी यू शेप है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। ये क्लास लॉन्ग टेल शेप होता है। क्या होता है क्लास, लॉन्ग टेल शेप या जे कर्व कह सकते हो, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो एमसी पहले थोड़ा सा घटेगा और फिर क्लास क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब है रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी। सुनो, एसी घटेगा तो एमसी भी घटेगा, बट बड़ा कौन है, एसी। एसी बढ़ेगा तो एमसी भी बढ़ेगा, ठीक है, बड़ा कौन है, एमसी। और एमसी कट करेगा एसी को एट इट्स मिनिमम पॉइंट। व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एसी बिल्कुल कम रहेगा ना, तब देखो जो एमसी उसे कट करके निकल जाएगा। ये रिलेशनशिप टीसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप, ये नीचे एमसी है ऊपर टीसी है। व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, एमसी फॉल्स। When TC increases at an increasing rate, MC increases. When TC stops increasing at diminishing rate and starts increasing at increasing rate, at that point MC is minimum. Decreasing rate का मतलब बढ़ तो रहा है बहुत धीरे धीरे, कछुए की चाल। Increasing rate मतलब खरगोश की चाल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टी आर, टी यू, टी पी, तीनों का डायग्राम सेम है, टी आर, टी यू, टी पी। तो ये है क्लास आपका टी आर। टी आर जीरो हो सकता है, यस, एक ही कंडीशन पे, जब क्वांटिटी जीरो, कुछ भी नहीं बेच रहे तो टी आर जीरो। टी आर का मतलब सेल करके कितना पैसा आया, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यह है क्लास एम आर। ए आर हमेशा घटेगा। जब क्लास टी आर इंक्रीज, एम आर फॉल्स। टी आर मैक्सिमम, एम आर जीरो। टी आर फॉल्स, एम आर नेगेटिव। और ए आर टी आर जैसा ही है, और ए आर को ही प्राइस बोलते हैं। ए आर इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस घटता है, ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो, बट जीरो कभी नहीं होता। एम आर जीरो हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, MR increase, AR increase, but MR is greater than AR. MR falls, AR falls, but AR is greater than MR. AR cuts MR when AR is maximum. At that point, AR equal to MR. यहाँ पे AR लेस है, MR ज़्यादा है। यहाँ पे AR ज़्यादा है, MR लेस है, राइट। ये हो गया क्लास रिलेशनशिप। आप ये डायग्राम बना के 3 पॉइंट लिखोगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे। अभी बहुत डायग्राम है, आ जाओ। AR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पे प्राइस सेम होता है, सारे के सारे सेलर एक ही जैसा सामान बेचते हैं एक ही प्राइस पे। तो ये लाइन हो गई क्लास आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। यहाँ पे AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस है। इस सिचुएशन में प्राइस कांस्टेंट है, 5 5 5 5 5, कितने भी क्वांटिटी खरीद लो तो जो रेवेन्यू बनेगा, टोटल रेवेन्यू 5 10 15 20, तो ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट एंड एम आर इज कांस्टेंट। वही एम आर है, वही ए आर है, वही प्राइस है। ए आर तो हमेशा प्राइस के बराबर होता है, बट इन परफेक्ट कंपटीशन ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। ऐसा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आप यहाँ ध्यान रहो, यहाँ प्राइस घटता है, ठीक है। मतलब कि ये वो प्रोडक्ट हैं जैसे साबुन, शैम्पू, वो सब। मोनोपोली लाइक इंडियन रेलवे, जहाँ पे एक ही सेलर है, तो इसका जो एमआर का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से, और एआर का इस तरीके से। ये मोर इलास्टिक है और दोनों का गैप ज़्यादा है। लेकिन मोनोपोली में ये लेस इलास्टिक बनेगा और दोनों का गैप क्या होगा क्लास, कम होगा। ये लेस इलास्टिक है। हियर बोथ क्विकली फॉल्स, तेजी से, और ये धीरे धीरे ऐसे गिर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। तो ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का है, ये एम आर है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कांस्टेंट है, और ये एम सी है, मार्जिनल कॉस्ट। जहाँ पे एम आर एम सी कट करेगा और एम सी बढ़ता नजर आएगा, यहाँ भी कट कर रहा है बट यहाँ एम सी घट रहा है, तो ये नहीं होगा, यहाँ एम सी बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट स्टैंड्स कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ये है क्लास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन पक्का आना है इस चैप्टर से, यही आना है, और ये डायग्राम आपको पक्का बनाना है। और सप्लाई की बात करें तो या तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बना लो, सीधा स्ट्रेट लाइन, या एक कर्व बना लो, इसको बोलते हैं कॉन्केव टू द ओरिजिन। और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है कि प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगा।
नेक्स्ट है क्लास, जब भी सप्लाई बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब भी सप्लाई घटेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब भी ओन प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई, ओन प्राइस की वजह से सप्लाई घटेगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई बढ़ रहा है अदर फैक्टर से, नंबर ऑफ सेलर्स, टैक्सेशन पॉलिसी। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब सप्लाई घट रहा है खुद के प्राइस के घटने की वजह से, राइट। प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई घटेगा। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी 5 डिग्री है। ES 0 इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। व्हेन ES इक्वल टू 0 तो क्या बोलोगे इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ES अगर इन्फिनिटी है तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अगर ये बीचों बीच निकल रहा है ES 1 यूनिटरी इलास्टिक और ये बड़ा है ES ग्रेटर देन 1 रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और ये आएगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। नीचे है लेस देन, ऊपर है मोर देन 0 और लास्ट वाला इन्फिनिटी। ये बिल्कुल ED जैसा ही है, बीच का चेंज है बस। ये तो सेम ED जैसा है लेकिन ED में ऐसा है, ED में ऐसा है 0 1 मोर देन 1, और ये ऐसा है 1 नीचे से आ रहा है एक्स एक्सिस से तो लेस देन 1, वाई एक्सिस से निकल रहा है तो मोर देन 1। अब ये लास्ट चैप्टर है और बहुत डायग्राम है इस चैप्टर में, भर के डायग्राम है। ध्यान समझिए, एक डायग्राम आता है मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां मार्केट में होने वाली डिमांड और मार्केट में होने वाली सप्लाई बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। O से लेकर Q तक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, O से लेकर P तक इक्विलिब्रियम प्राइस है, राइट। और ये ऊपर वाला गैप एक्सिस सप्लाई है, नीचे वाला गैप एक्सिस डिमांड है। और जहां पे डिमांड सप्लाई कट करेगा उसी प्राइस को इधर खींच के लेके आएंगे, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक ही प्राइस पे, एक ही प्राइस पे क्लास। और यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है, यहाँ पे एक भी सेलर बायर जाए आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइस यहाँ कांस्टेंट रहेगा। एक सामान खरीदो 1000 सामान खरीदो फिक्स प्राइस है, एक सामान 100 का तो 100 सामान 10,000 का, इस तरीके से। और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्राइस सेट करता है, फर्म इसी प्राइस को चार्ज करते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है वो ED का परफेक्टली इन इलास्टिक है, यहाँ प्राइस सेम है क्लास, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का डायग्राम है। अब हम ये देखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जहाँ डिमांड सप्लाई दोनों बराबर है। अब हम ये देखेंगे क्लास कि अगर डिमांड में चेंज आता है ना, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेन डायग्राम आपको बनाना है पहले, फिर डिमांड में चेंज आना है तो एक जगह डिमांड को बढ़ाना है। तो अगर मैं डिमांड को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। और अगर मैं डिमांड को कम करूंगा यहाँ पे पीछे आ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा राइट, डिमांड घटेगा लेफ्ट। सप्लाई यहाँ कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, चेंजेस इन डिमांड। तो ये नया पॉइंट को यहाँ कट करेगा, एक सेकंड। नया ये जो नया डिमांड है ना, ये सप्लाई को यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लास, सप्लाई को कहाँ कट कर रहा है, सप्लाई को यहाँ कट कर रहा है E डैश। तो क्वांटिटी भी घट रहा है क्लास और प्राइस भी घट रहा है, यानी कि अगर डिमांड कम होगा तो प्राइस कम और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा, इफ़ सप्लाई इज कांस्टेंट। अगला डायग्राम है चेंज इन सप्लाई। तो एक जगह सप्लाई को बढ़ाओ, तो सप्लाई को ऐसे ऐसे राइट साइड ले आओ, तो नया पॉइंट यहाँ कट कर रहा है क्लास, तो प्राइस फॉल हो गया और क्वांटिटी बढ़ गया। देख रहे हो, प्राइस फॉल्स P से OP से OP डैश और क्वांटिटी इंक्रीज OQ से OQ डैश। अब यहाँ पे चेंज इन सप्लाई में सप्लाई को कम करना है, तो ये रहा सप्लाई, इसको पीछे ले आओ, एस डैश, नया पॉइंट यहाँ कट हो रहा है E डैश। तो आप देखो सप्लाई कम अगर हो गया तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम तो क्वांटिटी घट जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन भी कर देना है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, DD क्या है, SS क्या है, E क्या है, एक्सप्लेन करो। डिमांड अगर घट रहा है सब बढ़ रहा है तो उसको बता के एक्सप्लेन करना है। डायग्राम ये रहेगा, तो मैं डायग्राम अच्छे सिखा रहा हूँ आपको। डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, दोनों बढ़ रहा है, तो एक जगह डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो डिमांड को ज़्यादा आगे ले जाओ D डैश, सप्लाई को थोड़ा सा आगे ले जाओ, बढ़ दोनों ही रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा, तो नया पॉइंट ये E डैश हो गया। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस इंक्रीज हो गया। तो अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा सप्लाई थोड़ा सा बढ़ेगा तो प्राइस इंक्रीज होगा। दोनों बराबर बराबर बढ़ रहा है, मतलब जितना आगे मैं डिमांड को ले जाऊंगा उतना ही आगे मैं सप्लाई को भी ले जाऊंगा, ठीक है। ये पैरेलल लाइन खींचना, ठीक है, सप्लाई को भी। तो ये आपको मिलेगा प्राइस एकदम कांस्टेंट। तो यहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं है बिकॉज दोनों बराबर बराबर बढ़ रहा है, बस क्वांटिटी क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज। डिमांड थोड़ा सा बढ़ाना है, सप्लाई ज़्यादा, तो सप्लाई को ज़्यादा आगे ले जाओ, डिमांड को थोड़ा सा आगे ले जाओ, D डैश। जहाँ नया डिमांड नया सप्लाई कट करे उसको बोलते हैं E डैश पॉइंट। तो देखोगे प्राइस घट गया P से P डैश और क्वांटिटी बढ़ गया है क्लास Q से Q डैश। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा, डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, तो प्राइस आपको घटता हुआ नजर आएगा। ये डायग्राम बना के शो करना है। डिमांड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस, तो डिमांड थोड़ा सा सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई को बहुत पीछे ले आओ, डिमांड को थोड़ा सा पीछे ले आओ। तो यहाँ पे नया पॉइंट ये है E डैश। तो आप देखोगे प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी जो है वो घट गया। डिमांड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहा है,
जितना डिमांड पीछे होगा उतना ही सप्लाई भी पीछे होगा। ये ई डैश प्राइस सेम है। तो आप देखना जब भी डिमांड सप्लाई दोनों सेम बढ़ेगा दोनों सेम घटेगा वहाँ प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ डिमांड बहुत पीछे आ गया तो ज़्यादा पीछे ले लो इसको, डी डैश। सप्लाई को थोड़ा सा पीछे ले लो, एस डैश। तो नया पॉइंट ई डैश आ गया। स्केल से बनाना ताकि बराबर आए गैप। तो आप देखोगे प्राइस भी घट गया, क्वांटिटी भी। डिमांड थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिमांड घट गया, लोग नहीं खरीद रहे, सप्लाई थोड़ा सा घटा है। जब लोग नहीं खरीद रहे अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। ओके, डिमांड इंक्रीज इज इक्वल टू सप्लाई डिक्रीज। डिमांड जितना आगे जाएगा सप्लाई उतना ही पीछे आ रहा है, राइट। ये सप्लाई उतना ही पीछे आ रहा है। तो ये नया पॉइंट बन गया ये वाला ई डैश। तो आप देखो क्वांटिटी सेम है बिकॉज डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई घट रहा है, क्वांटिटी सेम है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? एक तो लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, ऊपर से माल नहीं आ रहा, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई चेंजेस, तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, इस तरीके से डिमांड बना दिया। सप्लाई चेंजेस है, चेंजेस का मतलब एक जगह बढ़ा दिया एक जगह घटा दिया। तो सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ये नया पॉइंट आ जाएगा एस डैश, ये पॉइंट ई डैश। तो आप देखोगे कि क्वांटिटी इंक्रीज कर गया बट प्राइस कांस्टेंट है। और अगर सप्लाई घटेगा पीछे आ जाएगा एस डैश। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, क्वांटिटी घट गई। यानी कि अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, भरपूर डिमांड है, सप्लाई बढ़े चाहे घटे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। सप्लाई बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, घटेगा डिक्रीज, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब ये खड़े में बनेगा, परफेक्टली इन इलास्टिक इस तरीके से। और जो सप्लाई है वो चेंजेस, तो एक जगह सप्लाई को बढ़ाना है तो सप्लाई बढ़ेगा, राइट वर्ड, नया पॉइंट ई डैश। तो प्राइस क्या दिखेगा आपको, घट गया बट क्वांटिटी सेम है। और सप्लाई घटाएंगे एक जगह तो पीछे की तरफ ले आओ, एस डैश। तो सप्लाई डिमांड को यहाँ कट कर रहा है, नया पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का ई डैश। तो प्राइस आपको बढ़ता हुआ मिल जाएगा और क्वांटिटी सेम। तो यहाँ देखोगे ना, अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, क्वांटिटी सेम है। पिछले वाले केस के अंदर देखोगे प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ रहा है घट रहा है, देख रहे हो। तो जब आप जो भी लिखा है बस उसका डायग्राम बना दो, रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, ये सप्लाई है, और डिमांड चेंजेस है तो डिमांड बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ राइट शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी। तो नया पॉइंट बनेगा ई डैश। तो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सेम है। अब डिमांड घट रहा है तो डिमांड को पीछे ले आओ, तो नया पॉइंट यहाँ पे हो गया ई डैश। तो प्राइस घट रहा है और क्वांटिटी सेम है, देख रहे हो। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये डायग्राम बना के इजीली दिखा सकते हो। जो जैसा डायग्राम बोला है वैसा बना लो। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड चेंजेस, ठीक है। सप्लाई ये देखो परफेक्टली इलास्टिक एस बन गया, और डिमांड जैसा बनाते हैं वैसे ही बना लो डिमांड, ये डिमांड है। अब डिमांड चेंजेस है तो एक बार बढ़ा दो डिमांड को, ये राइट, डी डैश, नया पॉइंट आ गया ई डैश, पहले ई था अब ई डैश हो गया। तो प्राइस सेम है और क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। अब ये ई पॉइंट है, डिमांड को घटाना एक जगह पीछे कर दो, डी डैश, ये पॉइंट हो गया ई डैश। तो क्वांटिटी जो है वो कम हो गया लेकिन प्राइस जो है वो क्या है क्लास, सेम है। तो इस तरीके से जितने भी मैक्सिमम डायग्राम हो सकते थे मैंने पूरा का पूरा बनाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट अगर आपको रियली में मेरे एफर्ट्स, मतलब 1.5 घंटा सिर्फ इसको बनाने में लगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा ये सारे के सारे डायग्राम को सिर्फ बनाने में लगा है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपको पूरा माइक्रो का वन शॉट भी लेके आऊँगा, अकाउंट्स के वन शॉट भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें और आएंगी टाइम टू टाइम। बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ अपना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।